स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी का पेपर कर रहे थे और इसमें आज हम लोगों को सेट पेपर 24 करना है। चलिए इस प्रश्न को यानी इस टेस्ट पेपर को आप लोग ऑनलाइन दे सकते हो। आपको पता है कहाँ आपको ये ऑनलाइन देना है, तो निधि एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। जो आप नए छात्र हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, बाकी पुराने जानते हैं। टेस्ट सीरीज पर जाना है और टेस्ट सीरीज जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा एसएससी जीडी का टेस्ट पेपर। यहाँ पर बाकी सारे टेस्ट पेपर भी दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। तो हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न हमारे सामने है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर पहला दिया हुआ है। पहला प्रश्न कहता है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या चतुर्दिक। तो देखो नैसर्गिक शब्द का मतलब ही होता है प्राकृतिक, ठीक है। तो प्राकृतिक हो जाएगा इसका पर्यायवाची। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का चयन करना है। मतलब हमें पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर किसका बताना है? आधुनिक रेखांकित हो दिया है तो हमें आधुनिक शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया है प्राचीन, ऑप्शन दिया है प्रासंगिक, ऑप्शन दिया है पुरातन और ऑप्शन दिया है अर्वाचीन। तो ध्यान दीजिए, देखो प्राचीन और पुरातन ये तो इसका विलोम हो जाएगा आधुनिक का, ठीक है। प्रासंगिक का मतलब होता है जो पहले भी है और आज भी है, तो ये आधुनिक का पर्यायवाची नहीं होगा। अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक आज में, तो यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ होगा। ये क्या है? हमारा एक मुहावरा है और इस मुहावरे का हमें भावार्थ यानी अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया है पहला, चुहिया पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करना। ऑप्शन बी कह रहा है छोटी सी चीज के लिए पहाड़ खोदना। ऑप्शन सी कह रहा है बहुत परिश्रम करने पर भी कोई फल न मिलना। और ऑप्शन डी कह रहा है बेकार का कार्य करना। तो देखो ध्यान देना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया का जो अर्थ होता है वो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं पर उसका कोई फल ना निकले या फल निकले तो वो बिल्कुल शून्य हो, ठीक है। तो वहां पर होता है, तो इसका जो उत्तर है वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। हमें बताना है, वाक्य हमारा कह रहा है कि गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे। वाक्य दिया हुआ है कि गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, इसमें क्या त्रुटि है? तो क्योंकि ये पंक्ति हमारी क्या है, प्राचीन समय से कहें या इतिहास से संबंधित कहें, हम जानते हैं कि जो गांधी जी हैं वो सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हैं। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा दोनों में विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर वाक्य कह रहा है कि या तो वो सत्य में विश्वास करते हैं या अहिंसा में। तो ये जो या लगाया है यही गलत है और जो त्रुटि है वो किस में है? भाग 2 में है। तो भाग 2 में त्रुटि हो गई। तो अब इनमें से चुनेंगे हम किस में हमारी 2 आ रहा है, तो डी में आ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बादल बड़े जोर से डॉट 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 रहे थे। बादल बड़े जोर से कड़क रहे थे। बादल बड़े जोर से गरज रहे थे। बादल बड़े जोर से कुकड़ रहे थे। बादल बड़े जोर से चिंघाड़ रहे थे। तो आपको पता है ना तो चिंघाड़ेंगे बादल, ना बादल कुकड़ेंगे, ठीक है, ना बादल कड़केंगे। बादल क्या करते हैं? गरजते हैं। तो बादल बड़े जोर से गरज रहे थे। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान दिया है, वाक्य दिया है बरसात में मेंढक डॉट 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 हैं।
क्या करते हैं? बरसात में मेंढक मचलते हैं, बरसात में मेंढक गुर्राते हैं, बरसात में मेंढक टराते हैं, या बरसात में मेंढक दहाड़ते हैं। तो मेंढक ना तो दहाड़ते हैं, ना गुर्राते हैं, ना मचलते हैं। मेंढक क्या करते हैं? टर्राते हैं, टर टर की आवाज करते हैं ना, तो मेंढक टर्राते हैं। तो बरसात में मेंढक टर्राते हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारे सामने है। ए ऑप्शन कहता है अनुग्रहित, बी ऑप्शन कहता है अनुग्रहित, सी ऑप्शन कहता है अनुग्रहित, और डी ऑप्शन कहता है अनुग्रहित। देखो ध्यान देना, शब्द होता है अनुग्रहित, तो अनुग्रह दिया है, ये कट जाएगा, इसी में ये कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ग में जब अनुग्रहित शब्द दिया होता है तो ग्र नहीं होता, गृह होता है, ठीक है, तो ग्रह वाला कट जाएगा। अब ये ग्रह वाले दो शब्द हैं, तो इसमें हित दिया है, ये कट जाएगा। अब ऑप्शन हमें मिल गया उत्तर, ठीक है। जो गलती है उस गलती को काट लो, आपको सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है, करने का तरीका बता रही हूँ, नहीं तो एक जैसे दिखते हैं तो उसमें हड़बड़ी में आप जब परीक्षा में होते हैं तो गलतियां हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। समान उदर से जन्म लेने वाला, समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? सहोदर कहेंगे, सही कहेंगे, सखा कहेंगे, या सहोदर कहेंगे? तो देखो सहोदर शब्द ही बना है किससे? सह प्लस उदर से, ठीक है। तो सह मतलब साथ, उदर मतलब पेट, उसी पेट से जन्म लेने वाला यानी साथ या समान पेट से जन्म लेने वाला ही क्या कहलाता है? सहोदर कहलाता है। और ये क्या कह रहा है? समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? सहोदर। भाई होता है इसका अर्थ, ठीक है, भाई का पर्यायवाची होता है। और अगर सहोदरा हो जाए तो बहन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा? यानी जिसका उद्देश्य सिद्ध हो गया है और वो संतुष्ट हो चुका है, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? कृतज्ञ, या कृत्रिम, या कृतघ्न, या कृतार्थ। तो देखो कृतज्ञ का मतलब होता है कि जो कहते हैं कि मैं उसका कृतज्ञ हूँ, एहसान मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा। कृतघ्न होता है जो एहसान नहीं मानता, तो ये कट जाएगा। कृत्रिम होता है बनावटी। अब बचा कृतार्थ। कृतार्थ का मतलब होता है जिसका उद्देश्य पूरा हो चुका है और अब वो संतुष्ट हो गया, यानी इच्छा पूरी हो गई है। तो कहते हैं ना कि सुना होगा कि आपने मुझे कृतार्थ किया तो मैं आपका आभारी हूँ। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो काम था आपने मेरा काम कर दिया और अब मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, तो उसे कहते हैं कृतार्थ। यानी काम हो जाने के बाद संतुष्ट हो जाने वाला कृतार्थ कहलाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन दिया है सुधांशु, ऑप्शन दिया है द्विज, ऑप्शन दिया है पतंग, ऑप्शन दिया है भास्वर। तो देखो ध्यान देना, सुधांशु किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का, तो कट जाएगा। द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची है, कट जाएगा। पक्षी के लिए भी कहते हैं द्विज, ठीक है, द्विज क्या है? अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद आता है पतंग। पतंग ही सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और शब्द दिया है भास्वर। भास्वर होता है दिन का पर्यायवाची, इसलिए यह भी कट जाएगा। तो उत्तर क्या हो गया? सी, सूर्य का पर्यायवाची पतंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है, यह हमें बताना है। रेखांकित खंड क्या है? अजय। अजय ने तुमको ऐसा नहीं कहा था। अब यहाँ पे जो रेखांकित है इसको प्रतिस्थापित करना है। मैंने, उसने, आपने, उन्होंने। तो देखो इसने क्या किया है, ये है हमारा संज्ञा शब्द, और संज्ञा शब्द के स्थान पर ये चाह रहा है कि आपको लगाना है सर्वनाम, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे? अजय शब्द दिया है, अगर हम अजय को देखें कि यह कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है, तो हम देखते हैं, मैंने आपको सर्वनाम में पढ़ाया है कि जब किसी के नाम की बात आए तो उसे हम अन्य पुरुष के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं? अन्य पुरुष के अंदर, ठीक है। तो जब ये अन्य पुरुष के अंदर आ जाएगा तो मैंने जो है ये तो हो गया हमारा उत्तम पुरुष, तो कट जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर दिया है आपने, ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष, तो ये कट जाएगा। बचता है यहाँ पे उसने या उन्होंने। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो उसने है ये तो एक वचन हो गया, और उन्होंने जो है ये बहुवचन हो गया। अजय क्या है? अजय एक वचन, तो ये बहुवचन कट जाएगा। यहाँ बच गया कि उत्तर क्या आएगा? बी, उसने। जब भी कभी इस तरह से आए कि किसी संज्ञा के स्थान पर आपको सर्वनाम रखना हो, तो आपको पुरुष का ध्यान रखते हुए, वचन का ध्यान रखते हुए, लिंग का ध्यान रखते हुए ही उसको प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो उत्तर क्या आ गया? बी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है एक युग्म ना अशुद्ध है, गलत दिया हुआ है। अप्रभावी का विलोम निष्प्रभावी, वृहत का विलोम लघु, अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य और क्षुद्र का विलोम विराट। तो आपको पता है कि क्षुद्र का विलोम विराट होता है, ये सही है। अस्पृश्य का विलोम स्पृश्य हो जाएगा, मतलब जो दिखाई देता है और नहीं दिखाई स्पर्श मतलब देख स्पर्श करने योग्य है, और एक ना स्पर्श करने योग्य। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद वृत्त का विलोम लघु, वृत्त मतलब बड़ा, लघु माने छोटा। ठीक है, तो ये दोनों विलोम हो गए। अब अप्रभावी और निष्प्रभावी, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी होना चाहिए था विलोम। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मतलब यही विलोम शब्द नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए। रस्सी, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए, और फिर आगे दिया है रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। देखो इसमें ना क्या हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर इसको हटा दो, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, यहाँ ये गलती हो गई है, इसको मिटा दो, क्योंकि ऑप्शन जो है हमारा वो इसी का दे रहा है, रस्सी जल गई ऐठन न गई का अर्थ बताना है आपको। तो पंक्ति हमारी कहती है रस्सी जल गई ऐठन न गई का अर्थ आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है सब कुछ मिट जाने पर भी झूठा अभिमान करना। बी कहता है झूठ बोलना और उस पर गर्व करना। सी कहता है फिर से ऐंठना, और डी कहता है हारने पर भी अकड़ना। तो हमें पता चलता है यहाँ पर कि हारने पर भी अकड़ना नहीं होगा, फिर से ऐंठना नहीं होगा, झूठ बोलना और उस पर गर्व करना नहीं होगा, क्योंकि रस्सी जल गई ऐंठन न गई का मतलब सब कुछ मिट गया, लेकिन जो अभिमान है उसके अंदर झूठा वो नहीं गया है। तो उसी का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है मैं देख रहा हूं इतनी रात बीत गया, आप कहाँ घूम रहे हो। वाक्य में कौन सी त्रुटि है, या त्रुटि वाला बताना है हिस्सा। तो हम देखेंगे कि वाक्य कह रहा है मैं देख रहा हूं इतनी रात बीत गया, आप कहाँ घूम रहे हो। तो आपको पता चलता है ये कह रहा है कि इतनी रात, तो रात स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, तो ये बीत गया कहना गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए? बीत गई। तो यहाँ पे गलती है, तो इसमें गलती है, टुकड़ा 2 में गलती है। टुकड़ा 2 में गलती है तो ऑप्शन में ढूंढ लेंगे 2 कहाँ है। ऑप्शन में 2 सी में दिया है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी गलती कहाँ है? सी पार्ट के अंदर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। हमारे देश में बहुत सारी नदियां ... की देन है। बहुत सारी नदियां महात्मा की देन है, बहुत सारी नदियां विज्ञान की देन है, बहुत सारी नदियां परमात्मा की देन है, बहुत सारी नदियां समय की देन है। तो आपको पता है भाई किसी महात्मा ने तो दिया नहीं है, तो कट जाएगा। और विज्ञान ने भी नदियों को नहीं बनाया, तो कट जाएगा। और समय ने भी नदियों को नहीं बनाया। नदियों को बनाया किसने है? परमात्मा ने, उस सुपरनेचुरल पावर ने जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो इस सृष्टि को चलाता है। तो परमात्मा आ जाएगा, तो उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे, अपारगम्य कहेंगे, दर्शक कहेंगे, मूक दर्शक कहेंगे। तो दर्शक मतलब देखने वाला। ठीक है, मूक दर्शक मतलब चुप बैठकर देखने वाला, चुप रहने वाला, उसको कहते हैं। अपारगम्य मतलब जिसके पार न जाया जा सके,
तो उसके लिए कहेंगे तो कट गया। जिसके पार देखा ना जा जिसके आर पार देखा जा सके की बात हो रही है, तो उत्तर हमारा क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। ठीक है, ए आंसर इसका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 से 20 तक हमें करना है, पैराग्राफ दिया है। ठीक है, चलो गद्यांश करते हैं। मनुष्य में केवल दिमाग ही नहीं, एक हृदय नाम की भी चीज होती है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल ... के लिए ग्रहण नहीं करता। किसके लिए ग्रहण नहीं करता? मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल उपयोग के लिए ग्रहण नहीं करता, वस्तु को केवल दुरुपयोग के लिए ग्रहण नहीं करता, वस्तु को केवल उपचार के लिए ग्रहण नहीं करता, या वस्तु को केवल त्याग के लिए ग्रहण नहीं करता। तो ध्यान दीजिएगा, ना तो उपचार की बात करेंगे हम, न त्याग की, क्योंकि उपचार की बात होगी तो वो भी उपयोगी हो जाता है, और दुरुपयोग की बात नहीं है। मेन वो उसका उद्देश्य क्या होता है, हर बात के लिए क्या कहता है, वो उपयोग की बात करता है। तो यहाँ फिर ये कहा गया है कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल उपयोग के लिए ग्रहण नहीं करता। मतलब ये नहीं होता कि वो केवल उपयोग के लिए ग्रहण कर रहा है उसको। तो इसमें उत्तर क्या आ गया, ए आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें लिख लेते हैं उपयोग। ठीक है, उपयोग के लिए ग्रहण नहीं करता। बहुत सी चीजें वह इसलिए भी इकट्ठा करता है या इकट्ठी करता है कि उनसे उसे वह ... मिल सके। क्या मिल सके? उसे वह सम्मान मिल सके, उसे वह महत्व मिल सके, उसे वह बल मिल सके, उसे वह आनंद मिल सके जो अन्य जीवधारियों की पहुंच से परे है। तो मनुष्य पहला काम तो करता है उपयोग के लिए, और दूसरा काम करता है मनोरंजन, यानी किसके लिए? अपने उमंग के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मन को खुशी करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ना बल की बात होगी, ना सम्मान की बात होगी, ना महत्व की बात। किसकी होगी? आनंद की। यानी वो उस आनंद के लिए भी बहुत सारी काम करता है जो दूसरे जीवधारियों को वो प्राप्त नहीं होता। तो हम लिख लेंगे कि किसके लिए वो बात कर रहा है, वो आनंद के लिए बात कर रहा है। ठीक है, आनंद मिल सके जो अन्य जीवधारियों की पहुंच से परे है। कला और विज्ञान मनुष्य के लिए ये दोनों ही वस्तुएं एक समान अनिवार्य हैं। यानी कला, आर्ट जिसे कहते हैं, और विज्ञान, ये दोनों ही चीजें जो है मनुष्य के लिए क्या है, समान अनिवार्य हैं। क्यों अनिवार्य हैं? विज्ञान उसकी उपयोगी चीजें बनाता है और कला उसके आनंद की चीजें बनाता है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान के अभाव में जैसे हम ... और असभ्य बन जाते हैं। अब देखते हैं क्या बात कर रहा है, किस तरह के? विज्ञान के अभाव में जैसे हम आलसी और असभ्य बन जाते हैं, विज्ञान के अभाव में जैसे हम अंधविश्वासी और असभ्य बन जाते हैं, विज्ञान के अभाव में जैसे हम चतुर और असभ्य बन जाते हैं, या विज्ञान के अभाव में जैसे हम स्वार्थी और असभ्य बन जाते हैं। अब इसको पूरा करने के लिए आपको आगे पढ़ना है। वैसे ही कला विहीन होने पर हम सिर्फ विज्ञान के पुर्जे रह जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि विज्ञान के अभाव में हम क्या हो जाते हैं? ना तो विज्ञान के अभाव में हम आलसी होते, ना विज्ञान के अभाव में हम चतुर होते, और ना ही हम विज्ञान के अभाव में स्वार्थी होते। विज्ञान के अभाव में हम अंधविश्वासी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंधविश्वासी। अंधविश्वासी कैसे? जो चीजें विज्ञान में चमत्कार पैदा करती है ना, विज्ञान जैसे हम बात करते हैं कि विज्ञान क्या करता है, विज्ञान से हम कई सारे केमिकल आपस में मिला के बिना पानी के आग जला सकते हैं, विस्फोट कर सकते हैं, कहीं पे कोई चीजें इस तरह की जो हम एक चमत्कारिक चीजें जो करते हैं, अगर विज्ञान ना हो, हमें पता ना हो कि ये विज्ञान के माध्यम से हो रहा है, तो हम क्या उसको समझ लेंगे? जादू समझ लेंगे, चमत्कार समझ लेंगे, और हम क्या हो जाएंगे? अंधविश्वासी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अंधविश्वासी। उत्तर जो है बी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं कि हम क्या हो सकते हैं? अंधविश्वासी हो सकते हैं। चलिए
तो इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ हो जाता है और आप लोगों ने इस पैराग्राफ को किया होगा, अच्छी तरह से आप इसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने ये प्रश्न किया, तो आज के टेस्ट पेपर में आपने कितने प्रश्न सही किए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, आप लोगों की परीक्षाएं अब शुरू होने वाली हैं, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा, तो अब इसमें हम कोई आगे सेट नहीं लेकर आएंगे। अब हम अगली परीक्षा के लिए काम करेंगे, जो आपकी अगली परीक्षा आने वाली है। तो आप सभी लोगों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और ध्यान रखिएगा, अपने आप को परेशान नहीं करना है, कभी ये नहीं सोचना है कि मैंने तो पढ़ा नहीं है या मुझे ये ऐसा हो रहा है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपने अगर अपना मनोबल कमज़ोर कर लिया तो आप परेशान हो जाएंगे और आप सब कुछ जानते हुए भी भूल सकते हैं। याद रखना, जीवन में किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना आत्मविश्वास। आपका मनोबल पूरी तरह से भरा होना चाहिए। आपने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है उस पर भरोसा करना, अपने आप पर विश्वास करना और अपने विश्वास को, अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं होने देना है। परीक्षा में जाना, रिलैक्स करना, अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शांत रख के और आपने जो कुछ पढ़ा है उस पर भरोसा करके ही अपनी परीक्षा देना। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं फिर अन्य किसी सेट में।